हैं तो उसके बदले में हम जो लैंडलॉर्ड है उसको किराया जो है रेंट का भुगतान करते हैं। In simple words, the term rent is used for the payment which is made regularly for a fixed period for the use of the services of the goods like the house, shop, furniture etc. कि जैसे हमने घर लिया हुआ है, शॉप लिया हुआ है, फर्नीचर लिया हुआ है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं तो फिक्स पीरियड के बाद जो हम भुगतान करते हैं डैट इज़ कॉल्ड रेंट। बट लेकिन जब हम अर्थशास्त्र के अंदर, जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम भुगतान करते हैं डैट इज़ कॉल्ड रेंट, और जिनकी सप्लाई जो है इम्परफेक्टली इलास्टिक होती है या इनइलास्टिक होती है। जैसे ज़्यादातर जब भी हम लगान की बात करते हैं या रेंट की बात करते हैं तो ये हमेशा ज़मीन के साथ, लैंड के साथ जुड़ा होता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, रेंट इज़ द प्राइस ऑफ द लैंड, कि जब हम लैंड को यूज़ करते हैं तो उसके बदले में जो हम प्राइस पे करते हैं डैट इज़ कॉल्ड रेंट। तो ये लैंडलॉर्ड को जो है, टेनेंट जो कि किराएदार होता है, लैंडलॉर्ड जो कि उस ज़मीन का मालिक होता है, उसको दिया जाता है। रेंट जो है क्योंकि लैंड को हमने यूज़ किया है उसके बदले में हम लैंडलॉर्ड को जो है उसका भुगतान करते हैं। और लैंड जो है डैट इज़ ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और यहाँ पे क्या है कि लैंडलॉर्ड को उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। और सप्लाई ऑफ लैंड जो होती है इनइलास्टिक होती है, क्योंकि जितनी नेचर ने दी है उससे ज़्यादा हम लैंड और क्रिएट नहीं कर सकते। डॉक्टर मार्शल कहते हैं द इनकम ड्राइव फ्रॉम द ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड अदर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इज़ कॉमनली कॉल्ड रेंट, इट इज़ सरप्लस अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो लैंड की ऑनरशिप से या जो कुदरत ने हमें मुफ्त चीज़ें दी हैं उनकी ऑनरशिप की वजह से जो इनकम प्राप्त होती है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इनका सरप्लस ज़्यादा होता है, या तो कई बार क्या होता है कि नेचर जो है उसकी उदारता की वजह से, या जो है बेसिकली जो ज़मीन है उसकी स्केर्सिटी होती है, डिमांड होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेंट जो है उत्पन्न होता है। और उसी तरह जो है बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि जो रेंट है, जो नेचर है उसकी वजह से क्या है, उसकी जो बाउंड्री ऑफ द नेचर है कि उसकी उदारता की वजह से जो रेंट है वो ज़मीन को उत्पन्न होता है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट रेंट एंड द इकोनॉमिक रेंट। देखो, इकोनॉमिक रेंट जो है प्योरली जो हमने ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं उसके बदले में जो भुगतान करते हैं डैट इज़ द इकोनॉमिक रेंट। बट जो कॉन्ट्रैक्ट रेंट होता है इसके अंदर इकोनॉमिक रेंट भी आता है। जैसे मान लो मैंने अपना ज़मीन जो है आपको ठेके पे दिया है, उस पर मैंने शेड भी बना के दिया है, ट्यूबवेल भी बना के दिया है, तो वहाँ पे मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, शेड लगाया है, ट्यूबवेल लगाया है, तो वो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसका रेंट भी जो होता है कॉन्ट्रैक्ट रेंट के अंदर शामिल होता है। कॉन्ट्रैक्ट रेंट इज़ द पेमेंट विच इज़ मेड फॉर द यूज़ ऑफ द लैंड एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड देयर ऑन। द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेंट विच इज़ पेड फॉर द यूज़ ऑफ द सर्विसेज ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट। देखो, जो इकोनॉमिक रेंट है, जिसको हम हिंदी के अंदर आर्थिक लगान भी कह सकते हैं, आर्थिक लगान के अंदर जो भुगतान सिर्फ लैंड को यूज़ करने के बदले में दिया जाता है डैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट। तो यहाँ पे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है रिकार्डो के मुताबिक जो इकोनॉमिक रेंट है डैट इज़ द प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ द सर्विसेज ऑफ द लैंड। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो जैसे रिकार्डियन है, तो वो ये मानते हैं कि जो रेंट है वो सिर्फ लैंड को अवेलेबल होता है। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने जो लगान की थ्योरी दी है डैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हर एक फैक्टर को जो जिसकी सप्लाई जो होती है लिमिटेड होती है उसको जो है रेंट मिलता है। और यहाँ पे जो रेंट होता है डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग माइनस द ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग जो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे मैं मान लो किसी जगह पे जॉब कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे जो है 15,000 मिल रहा है, तो मैं उस जगह को छोड़ के तभी जाऊँगी जब मुझे 15,000 से ज़्यादा मिले। अगर दूसरी जगह पे मुझे 20,000 मिल रहा है तो वहाँ पे मेरा रेंट जो है 20,000 माइनस 15,000 है, क्योंकि 15,000 जो है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और 20,000 मैं वहाँ पे अर्न करूँगी। तो 20,000 माइनस 15,000, 5,000 जो है मुझे रेंट मिलता है। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि लैंड को तो मिलता ही मिलता है, साथ में जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी भी अगर स्केर्सिटी है तो उनको भी जो है रेंट प्राप्त होता है। अब हम, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ रिलेटेड विद द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, तो डेविड रिकार्डो ने जो है एक सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ रेंट दी है
और जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट का भी बेसिस है। रिकार्डो जो है डिफाइन करते हैं कि दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ, कि जो हमने लैंड जो है जिसके अंदर जो है ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टिबल पावर है, कि जो लैंड की ओरिजिनल पावर्स हैं और जो भूमि जो है उसके ऊपर जो उसके अंदर पैदा करने की जो शक्ति है वो ओरिजिनल है, जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जब हमने लैंड का इस्तेमाल किया तो उसके ऊपर जो उपज पैदा होती है वो हिस्सा जो हम लैंडलॉर्ड को पे करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड रेंट। तो रिकार्डो जो मानते हैं, जैसे एडम स्मिथ वगैरह ये मानते हैं कि जो कुदरत है वो उदार है क्योंकि उसने ज़मीन दी है। तो रिकार्डो कहते हैं कि रेंट इस वजह से पैदा होता है क्योंकि निगर्डलीनेस ऑफ दी, कि कुदरत जो है, प्रकृति जो है वो कंजूस है, उसकी कारण जो है क्योंकि उसने ज़मीन जो है सीमित दी है, तो जिसकी वजह से लगान उत्पन्न होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लैंड है उसके अंदर ओरिजिनल और परमानेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। रेंट जो है रिकार्डो जो है वो ये मानते हैं कि जो लैंड है उसके यूज़ के बदले में जो हम भुगतान करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड रेंट। और रिकार्डो से पहले एंडरसन जो है वो कहते हैं कि जो रेंट है वो लैंड को अवेलेबल होता है, और इस वजह से अवेलेबल होता है क्योंकि लैंड की उपजाऊ शक्ति के अंदर डिफरेंस होता है। कुछ लैंड जो होती है ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती हैं, और कुछ लैंड जो है कम फर्टाइल कर सकती हैं। तो दोनों के अंदर कुछ ज़्यादा जो फर्टाइल है उसकी उपज ज़्यादा होती है और जो कम फर्टाइल है उसकी उपज कम होती है, तो उसका जो डिफरेंस होता है डैट इज़ कॉल्ड रेंट। और माल्थस कहते हैं कि जब हम इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं, जब हम इंटेंसिव कल्टीवेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा होता है वो फिक्स होता है, और उसके अंदर अगर डिमांड बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं, उसकी मात्रा को इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे लेबर और कैपिटल की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो उनसे मिलने वाली सीमांत उत्पादकता कम होती जाती है। तो एक मार्जिनल यूनिट जो होता है जिसके ऊपर हमें कोई रेंट नहीं मिलता, और जो इंटर मार्जिनल जो पहले की इकाइयाँ होती हैं लेबर और कैपिटल की, उनको मार्जिनल यूनिट से जो ज़्यादा जो है सीमांत उत्पादकता होती है तो उससे उनको ज़्यादा रेंट जो है अवेलेबल होता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि व्हाट आर दी अजम्पशंस ऑफ द रिकार्डियन थ्योरी। तो रिकार्डियन थ्योरी ये कहती है कि इकोनॉमी के अंदर परफेक्ट कंपटीशन है, जो सप्लाई ऑफ द लैंड है ये लिमिटेड है, हम इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते, ये फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर है। और यहाँ पे जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी के अंदर डिफरेंस होता है, कुछ लैंड जो होती है ज़्यादा फर्टाइल होती है, कुछ लैंड जो है कम फर्टाइल होती है। और यहाँ पे जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो उनका ये मानना है कि सबसे पहले हम ज़्यादा फर्टाइल लैंड को कल्टीवेट करते हैं, उसके बाद उससे कम, उसके बाद। और अर्थव्यवस्था के अंदर एक ऐसी ज़मीन होती है जिसके ऊपर कोई रेंट अवेलेबल नहीं होता है, जिसको हम मार्जिनल और नो रेंट लैंड कहते हैं। और जो ज़मीन है उसके पास ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ द सॉइल होती हैं, जिसको ना हम इंक्रीज़ कर सकते हैं ना डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये मौलिक और जो अनश्वर जो शक्तियाँ होती हैं। और उसी तरह क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कम फर्टाइल लैंड होती है उसको भी हम कल्टीवेट करते हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे हम लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनकी सीमांत उत्पादिता कम होती जाती है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है अप्लाई करता है, और रेंट जो है सिर्फ लैंड को अवेलेबल होता है, और लैंड के कोई ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं होते। लैंड को हम सिर्फ कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम फर्टाइल लैंड को कल्टीवेट करते हैं, और जो कॉस्ट होती है वो लेबर की कॉस्ट के ऊपर जो है डिपेंड करती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है वो कहती है कि रेंट को हम 2 तरीक़ों से डिटर्मिन कर सकते हैं। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, इसके अंदर क्या होता है कि जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इंटेंसिव कल्टीवेशन के अंदर क्या है कि हमारे पास एक जो लैंड का टुकड़ा होता है फिक्स होता है, उसको हम जो है इंक्रीज़ नहीं कर सकते। उसके अंदर हम पैदावार को बढ़ाने के लिए ज़्यादा डोजेज ऑफ ज़्यादा लेबर और ज़्यादा कैपिटल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटेंसिव कल्टीवेशन जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे मान लो वहाँ पे जो लैंड की क्लासिफिकेशन है, कोई इकोनॉमी है उसके अंदर 4 तरह की लैंड है, A B C D। A जो है सबसे फर्टाइल लैंड है, B उससे कम, C उससे कम, और D जो है मार्जिनल लैंड है जो कि जिसके ऊपर कोई रेंट अवेलेबल नहीं होता। तो जैसे पॉपुलेशन बहुत कम होती है तो सबसे पहले वो A ग्रेड जो कि ज़्यादा फर्टाइल है उसको कल्टीवेट करते हैं, फिर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वो B लैंड को कल्टीवेट करते हैं, और पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वो C,
और अल्टीमेटली और पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वो डी लैंड को भी कल्टीवेट करते हैं। तो यहाँ पे रेंट जो है बेसिकली जो है स्केर्सिटी ऑफ लैंड की वजह से उत्पन्न होता है, और जो डिफरेंस होता है क्योंकि जो ज़्यादा फर्टाइल होती है उसको ज़्यादा रेंट मिलता है, जो कम फर्टाइल होती है उसको कम रेंट मिलता है। तो इस तरह से हम इसके टेबल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि देखो जो ये डी जो लैंड है ये मार्जिनल लैंड है जिसके ऊपर कोई रेंट अवेलेबल नहीं होता है। ए के ऊपर 25 क्विंटल की पैदावार होती है, बी के अंदर 20 क्विंटल की और सी के अंदर 15 की और डी जो है 10 क्विंटल। तो जब हम मार्जिनल लैंड के साथ कंपेयर करते हैं तो ए गेट्स द रेंट 15 और बी गेट्स द रेंट 10 और सी गेट्स द रेंट 5 और डी गेट्स द रेंट 0। और जब हम इसको इस तरह से डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो डायग्राम्स हैं देखो ये बहुत सिंपल डायग्राम है। यहाँ पे हमने ग्रेड्स ऑफ लैंड लेनी है, यहाँ पे हमने आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने नीचे क्लासीफाई कर देना है ए बी सी डी, इसी तरह यहाँ पे हमने 25 20 इस तरह से हमने जो है जो भी हमारा टेबल था जैसे यहाँ पे था 25 20 15 10 जो है इस तरह से हमने यहाँ पे जो है लगा देने निशान। फिर उसी तरह हमने क्या करना है, ये है तो जैसे ये ए की पैदावार है, ये बी की पैदावार है, ये सी की पैदावार है और ये डी की पैदावार है। तो डी जो है जिसको कोई रेंट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए को इतना मिलता है तो ये ए वाला हिस्सा है, और उस तरह ये बी को मिलता है और ये सी को मिलता है, और डी को कोई रेंट अवेलेबल नहीं होता। तो इसको हम जो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन है इसको हम कॉस्ट कर्व की सहायता से भी बता सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन है तो वहाँ पे जो प्राइस है डिमांड और सप्लाई के द्वारा इंडस्ट्री फिक्स करती है। तो गिवन प्राइस के ऊपर जो है सेल किया जाता है। तो यहाँ पे जो डी लैंड है देखो यहाँ पे उसकी जो प्राइस है एवरेज कॉस्ट के बराबर है। ये एवरेज कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये गिवन जो प्राइस इंडस्ट्री फिक्स करती है उस गिवन प्राइस के अंदर जो है सेल किया जाता है। तो यहाँ पे प्राइस जो है एवरेज कॉस्ट के बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे क्या है कि डी को जो है कोई रेंट अवेलेबल नहीं होता। जो बी है उसको देखो उसकी जो प्राइस है एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तो उसको इतना लगान अवेलेबल होता है। और उसी तरह क्या है कि जो ए लैंड है उसके अंदर क्या है कि प्राइस जो है एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तो उसको जो है ज़्यादा जो है रेंट अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे जो डी फर्म है देखो जो डी फर्म है, क्योंकि यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स कह देते हैं कि हमें ये समझ नहीं आया, तो उसके लिए अगर हमने परफेक्ट कंपटीशन का चैप्टर किया हो तो जल्दी समझ आ जाता है। देखो यहाँ पे ये डिमांड और सप्लाई है तो यहाँ पे ये प्राइस जो है फिक्स होती है, और गिवन प्राइस के ऊपर क्या होता है कि जैसे डी है सारी फर्म जो होती है उस गिवन फर्म जो होती है प्राइस टेकर होती है क्योंकि इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करती है। तो यहाँ पे गिवन प्राइस के ऊपर जो है देखो ये एवरेज कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट है और ये एमआर को यहाँ पे कट करती है। तो यहाँ पे जितनी प्राइस है उतनी कॉस्ट है। तो इस तरह से जो बी फर्म है उसकी प्राइस जो है एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तो उसको जो है रेंट मिलता है। ए की प्राइस जो है एवरेज कॉस्ट के अंदर काफ़ी डिफरेंस है तो उसको भी रेंट मिलता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि रेंट अंडर इंटेंसिव कल्टीवेशन। देखो इंटेंसिव को हम गहन खेती भी कह देते हैं कि हमारे पास गिवन पीस ऑफ लैंड होता है, उसको हम जो है बेसिकली जब हमें ज़्यादा पैदावार करनी है तो वहाँ पे हम लेबर और कैपिटल की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग टर्न जो है एप्लीकेबल होता है। जैसे जैसे हम एडिशनल डोजेज ऑफ लेबर और कैपिटल लगाते हैं उससे मिलने वाली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है कम होती जाती है। तो यहाँ पे जब कॉस्ट जो है मार्जिनल रेंट के बराबर हो जाती है तो उसको हम नो रेंट कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी आपने जो है डायग्राम डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल, तो ये आउटपुट है, इसको भी मैं यहाँ पे शो करती हूँ। यहाँ पे देखो ये 1 लेबर है, ये 2 लेबर है, ये 3 लेबर है, ये 4 लेबर है। तो यहाँ पे भी आप प्रोड्यूस जो है शो कर सकते हो कि या उसी तरह के एक लेबर ने प्रोड्यूस किया है 20, दूसरे ने 15, तीसरे ने 10 और चौथे ने 5। तो इस तरह से क्या है कि ये हमने जो पहली लेबर प्रोड्यूस करके देती है, ये सेकेंड लेबर प्रोड्यूस करके देती है और ये थर्ड देती है और ये चौथी देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चौथी से हमें कोई लगान नहीं मिलता। तो इस तरह से ये पहली डोज है, ये सेकेंड डोज है, ये थर्ड डोज है।
तो ये जो चौथी डोज है ये मार्जिनल डोज है लेबर की, जिसके ऊपर जो है रेंट अवेलेबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो रिकार्डियन की थ्योरी है, चाहे ये मॉडर्न थ्योरी जो है उसके लिए ये बेसिस है और प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी इसका सिग्निफिकेंस है, लेकिन स्टिल इसको कई जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि जो लैंड है उसकी ओरिजिनल और इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल नहीं होती, क्योंकि अगर हम लैंड के ऊपर देखो जो क्या कहते हैं फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते तो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है। तो फर्टिलाइज़र यूज़ करने से हम उसकी उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखते हैं। तो ये हिस्टोरिकली भी गलत है कि बेस्ट लैंड को हमने पहले कल्टीवेट करना है। हिस्टोरिकल कहीं पे भी ऐसा नहीं मिला, क्योंकि जो लैंड पहले मिल गई, चाहे वो फर्टाइल है चाहे वो कम फर्टाइल है, उसको पहले कल्टीवेट किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे रिकार्डो कहता है कि फर्टिलिटी की वजह से रेंट उत्पन्न होता है। जो रेंट उत्पन्न होता है वो स्केर्सिटी की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और अर्थव्यवस्था के अंदर कोई लैंड ऐसी नहीं होती जो रेंट प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि हर एक लैंड कुछ ना कुछ रेंट ज़रूर देती है। और उसी तरह इसके अंदर कुछ अजम्पशन है जो अनरियलिस्टिक है कि परफेक्ट कंपटीशन है। और रेंट जो है देखो जो बेसिकली जो रिकार्डियन थ्योरी है उससे ये माना है कि सिर्फ लैंड जो है कल्टीवेशन के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, इसके और अल्टरनेटिव यूज़ नहीं होते, बट लैंड के और अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। और रिकार्डियन का ये भी मानना है कि रेंट सिर्फ लैंड को अवेलेबल है, बट अदर फैक्टर्स को अवेलेबल भी होता है अगर उनकी स्केर्सिटी है। और उसी तरह लैंड के अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। लैंड जो है सिर्फ कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता, और रेंट जो है डैट इज़ नॉट प्राइस डिटर्मिन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो है ये एक सिग्निफिकेंट थ्योरी है। ये हमें बताती है कि रेंट क्यों उत्पन्न होता है, कि जब सप्लाई जो है लिमिटेड होती है तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, तो जिसकी वजह से रेंट मिलता है। और इसके बेसिस पे क्या है कि जैसे मॉडर्न थ्योरी का भी यही बेसिस है। और उसी तरह ही सोसाइटी के अंदर जो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ बनी है, जैसे जिम्मेदारी को ख़त्म किया, नेशनलाइजेशन किया, तो उसके लिए भी जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट थी, दैट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल।